नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, निबंध कैसे लिखा जाए इस पर हम लोग एक पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और बड़ी स्वस्थ चर्चा हुई थी। और उसमें आपको यह बताया गया था कि एक अच्छा निबंध क्या होता है, किसे हम कहेंगे अच्छा निबंध, अच्छे निबंध की क्या खूबियां होंगी, क्या विशेषताएं होंगी, क्या उसकी रूपरेखा होगी, किस तरह से वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन सारी बातों पर हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अच्छा निबंध कैसे लिखें। अच्छा निबंध कैसे लिखें, ये एक्चुअली में ये जो मात्राओं की समस्या आ रही है, जैसे कि विषयों पर यहां पर छोटी मात्रा, ठीक है, ये पीडीएफ बनाने में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, कुछ है ना, कुछ फॉन्ट होता है, ठीक है, कुछ फॉर्मेट होता है, तो उसका कुछ असर है। ठीक, बाकी आप लोग समझदार हैं, वो सब इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। आप जो केंद्र बिंदु है, विषय वस्तु है, उस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। उसके लिए हमको किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, क्या हमारी रूपरेखा होनी चाहिए, क्या नियम है उसके, किस तरीके से हमको सामग्री इकट्ठी करनी है। यानी कि अगर आप बिल्कुल एकदम शून्य है, नील है, आपको कुछ नहीं पता है निबंध का, ठीक है, और आपसे कहा जाए निबंध, अच्छा निबंध लिखिए, ठीक है, तो आपको कहां से तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे तैयारी करेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है अच्छा निबंध लिखने के लिए, वो है पिछले वर्षों में पूछे गए निबंध विषयों की एक सूची बनाएं। यानी कि अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अन्य स्टेट एग्जाम की जहां पर निबंध पूछा जाता है, या किसी अन्य परीक्षा की, तो उस संबंधित परीक्षा के पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र आप इकट्ठे करें। यूपी के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, जैसे आप लोग यूपी पीसीएस भी देते होंगे, आरओ भी देते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर आप दोनों इकट्ठे कर लेंगे, पीसीएस के पिछले 5 वर्षों के निबंध जो पूछे गए हैं और आरओ में पिछले 5 वर्षों में जो निबंध पूछे गए हैं, ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर्स के सारे निबंध आपको मेंस वाले ग्रुप में प्रोवाइड किए हैं, सब कुछ आपको वहां पर कंटेंट मिला हुआ, ठीक है। मेंस का आंसर राइटिंग ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। वहां पर आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से कराई जाती है सारी चीजों पर, उसमें सारा आपका निबंध है, पत्र लेखन है, गद्यांश है, कंप्यूटर, मुहावरे, शब्दावली, सब कुछ। डेली आपकी कॉपी चेक होती है, वीकली आपका टेस्ट होता है, जैसे एग्जाम में टेस्ट होता है, सेम टेस्ट आपका होता है। यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं, शायद यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6393350769, ठीक है। इन नंबरों पर आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं, मेंस आरआरटी बैच में या फिर एनसीईआरटी बैच में। बाकी भी जो है ऑफर वगैरह भी कुछ चल रहा था, उसमें भी आप देख सकते हैं, जो भी कोर्स आपके काम का हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है कि पिछले 5 वर्षों के निबंधों की आपको सूची बनानी है। सूची ऐसे बनाएंगे विषयवार, यानी कि या टॉपिक वाइज, है ना, जैसे कि प्राकृतिक आपदा से कितने निबंध पूछे गए हैं, साहित्य से कितने निबंध पूछे गए हैं, आर्थिक क्षेत्र से कितने, पर्यावरण से कितने, भौगोलिक क्षेत्र से कितने, राजनीति से कितने, सामाजिक क्षेत्र से कितने, ये निबंधों की आपको सूची बनानी है। देखिए, होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोचें ये मुझे कोई करके दे दे, ये मजा नहीं आएगा। आप जब खुद से करेंगे, तो आपको करने में मजा आएगा, है ना। कहते ना कि खाना जब आप स्वयं बनाते हैं, एक खाना बना बनाए मिल जाए तो आप उसमें मीन मेक निकाल देते हैं कि ये है वो है, लेकिन जब आप खाना स्वयं बनाते हैं और अगर उस खाने में कुछ कमी रह जाए अपने हैंड से, अपनी तरफ से, तब भी वो खाना आपको टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी मेहनत लगी है, आपने उसमें अपना प्यार लगाया है, ठीक है। तो ये जब आप अपना उसमें मेहनत लगाएंगे, अपना उसमें जो है 100% देंगे किसी चीज को तैयार करने में, तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छी बनेगी, ठीक है। इसलिए
होमवर्क करना बहुत जरूरी है। तो कम से कम पिछले 5 वर्षों के निबंधों को होमवर्क करें, एक लिस्ट बनाए, सूची बनाए, टॉपिक वाइज, आरओ में कौन सा पूछा गया है और पीसीएस में कौन सा पूछा गया है। फिर आपको लगेगा कि हाँ, इन इन क्षेत्रों से निबंध ज्यादा उठाए जाते हैं। ठीक है, पहला काम तो आपको ये करना है। इसके बाद परीक्षा की बात कर रहे हैं। प्रश्न पत्र सामने आते ही पहले सभी विषयों को आराम से पढ़ें, फिर जो आपको अधिक रुचिपूर्ण लगे उसका चयन करें। दिए गए विषय के पक्ष व विपक्ष में कुछ बिंदु सोचें और नोट करें, फिर उन्हें सम्यक रूप से लिखने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि जब आप परीक्षा हॉल में हैं या मैं जो वीकली टेस्ट लेता हूं, ठीक है, 9 निबंध आपको देता हूं, ठीक है, तो आप 9 निबंध पढ़ें। फिर आपको प्रत्येक खंड से एक निबंध करना होता है, चाहे आरओ में हो चाहे पीसीएस में हो। प्रत्येक खंड में जो 3 निबंध दिए गए हैं उन तीनों निबंध को अच्छे से पढ़ें। फिर देखें कि तीनों निबंध में से आपकी इस टॉपिक पर पकड़ ज्यादा है। ये आपको सोचना है, ये भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में होमवर्क करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, अपने ब्रेन को एक्टिव करना है, अपने दिमाग को एक्टिव करना है और देखना है कि हमें किस निबंध पर हमारी अच्छी पकड़ है और किस पर हम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ये आराम से आप 1-2 मिनट सोचें। इसके बाद क्या करें, विषय का चयन करें, जो आपको बहुत रुचिपूर्ण लगे, अच्छा लगे, उसका आप चयन करिए। इस पर हमारी कमांड अच्छी है, इस पर हम ठीक ठाक लिख ले जाएंगे। ठीक है, फिर उस विषय के पक्ष में और विपक्ष में कुछ बिंदु सोचें। ठीक है, कुछ बिंदु सोचें और उनको नोट करें। ठीक है, जब निबंध लिखते हैं ना, तो निबंध लिखने से पहले जो कॉपी के लास्ट पेज पर 2-3 पेज रफ कार्य के लिए दिए रहते हैं, ठीक है, उस पर क्या करें, पूरे निबंध की फ्रेमिंग करें। सोचें, सपोज आपने मनरेगा चूज किया था कि आपको मनरेगा पर निबंध लिखना है, तो मनरेगा के बारे में सोचें कि कब स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, इसका मूल नाम क्या था, बाद में कब परिवर्तन नाम में हुआ, इसके उद्देश्य क्या थे, ठीक है, और ये क्यों लाया गया था। इसके पक्ष में सोचें, लाया गया तो कितना प्रभावी रहा है, क्या सुधार की आवश्यकता है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। सारी चीजों को सोच के एक क्रमबद्ध रूप से उसको सजाएं कि हमें यहां से शुरुआत करनी है, यहां जाना है, फिर यहां यहां एक क्रम बना लें। ठीक है, लिखा ना, पक्ष व विपक्ष में कुछ बिंदु सोचें, नोट करें, फिर सम्यक रूप से उन्हें लिखने की। सम्यक का मतलब ये है ना कि क्रमबद्ध रूप से। प्रस्तावना यानी भूमिका, फिर भूमिका का विस्तार, प्रसंग आएंगे, प्रसंग का विस्तार करेंगे, फिर उसके पक्ष विपक्ष पर जाएंगे, ठीक, या उससे रिलेटेड जो भी सेगमेंट है, जो भी डायमेंशन है, हर डायमेंशन को खोलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपका पूर्व संहार आएगा और उपसंहार आएगा। ठीक है, निष्कर्ष आ जाएगा। इस तरीके से जो है आपको सम्यक रूप से करना है। इस पर आपको होमवर्क करना पड़ेगा, मतलब होमवर्क मतलब कि क्लास में बैठ करके काम करना पड़ेगा। निबंध लिखने में बहुत देर नहीं लगेगी। 600 शब्द आपको लिखना आरओ में, पीसीएस में 700 शब्द लिखना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 घंटे का समय पर्याप्त है। 1 घंटे ना बनता, 1 घंटे में कम से कम 10, 12 या 15 मिनट आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए। और अगर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज कर ली, फ्रेमिंग अच्छे से हो गई, पूरा बिंदुवार आपने नोट कर लिया, तो उनको जोड़ने में बहुत देर नहीं लगेगी। बस लिखते जाइए, पीछे देखते जाइए, अगला क्या है, अगला क्या है, बस पैरा चेंज करिए, अगला, इस तरह से लिखते जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निबंध लिखने से पूर्व रफ कार्य करके सारे पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए। इससे एक क्रम बना रहता है और चीजें बेतरतीब नहीं होती हैं। रफ कार्य हेतु 10 से 12 मिनट का समय पर्याप्त होता है। मैंने भी बस वही बताया कि रफ कार्य कर लेना बहुत जरूरी है। और जो लोग ये काम नहीं करते हैं बहुत बड़े धोखे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि बस मनरेगा लिखना शुरू किया, लिखते गए लिखते गए लिखते गए, 200 शब्द लिखा, 300 400 लिखा, फिर कंफ्यूजन हो रहा, अब क्या लिखें, शब्द ही भंडार खत्म हो गया, मैटर ही खत्म हो गया, कुछ होमवर्क किए नहीं थे, फ्रेमिंग किए नहीं थे, अब क्या लिखें। तो फिर आप क्या करते हैं, बना बना के जो आया, जो मना मना लिख दिया, लिखते रहो लिखते, देखते हाँ 6-7 पेज भर गए हैं, अब बंद कर दो। इससे क्या होता है कि जो चीज लिखनी थी
प्रसंग के विस्तार में वो प्रसंग में आ गई, और जो प्रसंग में लिखना था वो पूर्व कारण निकले थे वो निवारण में आ गए, प्रभाव कहीं और लिखना था वो कहीं और चले गए, सारी चीजें बेतरतीब हो गई। एग्जामिनर भी पहला पैरा पढ़ा, दूसरे पर आया, यार ये उसमें कुछ और लिखा था, यहां कुछ और लिख रहा है, तीसरे पाया कुछ और नया मिल रहा है। मतलब भड़क जाएगा वो, ठीक है, भड़क जाएगा। इसलिए क्या करना है, रफ कार बहुत जरूरी है। 10, 12 या 15 मिनट का आप बढ़िया से एकदम फ्रेमिंग करें पूरे निबंध की, कि हमको भूमिका से लेकर के निष्कर्ष तक कैसे पहुंचना है, इस पर आप बहुत बढ़िया प्लानिंग करें, और जितनी अच्छी प्लानिंग होगी ना उतना ही अच्छा निबंध होगा। आप घर में मकान बनाते हैं ना, मकान बनाने से कितना पहले आप कितना होमवर्क करते हैं, पूरी जमीन की नपाई करते हैं, फिर एक आर्किटेक्ट से बढ़िया सा नक्शा बनवाते हैं, फिर जो है उस पर सब देखते हैं कि कहां पर कौन सा पिलर होना चाहिए, कहां पर कितना सरिया पड़ेगा, कितनी मोटी बीम होगी, सीमेंट कौन सा डालेंगे, बालू कौन सा पड़ेगा, मोरम कौन सा पड़ेगा, गिट्टी कहां से लाएंगे, अच्छा मिस्त्री होना चाहिए, कितना करते हैं ना, कितना होमवर्क करते हैं। और सबसे ज्यादा जो होमवर्क होता है वो मकान के फाउंडेशन में होता है। मकान का फाउंडेशन जितना मजबूत होता है, बिल्डिंग, इमारत उतनी ही बुलंद होती है। वही हाल निबंध का है, जितना आप होमवर्क कर लेंगे, जितनी अच्छी फ्रेमिंग कर ले जाएंगे, उतना ही अच्छा आपका निबंध होगा, और उतने ही अच्छे अंक आपको मिलेंगे। इसलिए वहां पर जल्दबाजी नहीं है। जब मकान की पहली मंजिल बन जाती है ना, फिर तो बस जो नीचे बनी बस उसी के ऊपर उठाना होता है, फिर कौन सा दिमाग लगाना है। लेकिन नीचे कितना आपने दिमाग लगाया, बल्कि उधार लेके भी लगा लिया होगा, लोगों से पूछ पूछ के ना, ऐसे ही आपको निबंध में करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रस्तावना कैसे लिखी जाए। हालांकि प्रस्तावना पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। कोशिश करें कि तीनों निबंध की प्रस्तावना अलग अलग तरीके से लिखें, ताकि रोचकता बनी रहे। मतलब अलग अलग तरीके से मतलब क्या होता है, प्रस्तावना प्रस्तावना होती है, अलग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। देखिए जैसे मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे निबंध लिख के भेजते हैं मेंस आंसर राइटिंग बैच में, तो कुछ लोग बस पैरा बनाया स्टार्ट कर दिया है ना, कुछ लोग कोई कोटेशन डालते हैं, कुछ कोई सूक्त वाक्य डाल देता है, कोई शायरी डाल देता है, कोई किसी का कथन डाल देता है ना, कलाम साहब का है, गांधी जी का है, या किसी और का है, किसी महापुरुष का डाल देते हैं। कुछ लोग किसी घटना से वर्णन करते हैं। तो मेरे कहने का आशय यह है कि तीनों निबंध की प्रस्तावना आप शेरो शायरी से ही शुरुआत ना करें, किसी घटना से ही शुरुआत ना करें, या सीधे सीधे सिंपल पैराग्राफ से शुरुआत ना करें। अगर एक निबंध की प्रस्तावना आप किसी कविता, शेरो शायरी, सूक्त वाक्य से या किसी महापुरुष के कथन से शुरू कर रहे हैं, तो दूसरी प्रस्तावना कुछ सवाल उठाती हुई हो। देख लीजिए उदाहरण स्वरूप, पहले निबंध की प्रस्तावना किसी कोटेशन, कविता, शायरी से शुरू हो, तो दूसरे निबंध की प्रस्तावना किसी घटना का जिक्र करते हुए, कोई घटना का वर्णन करते हुए, या तीसरे निबंध की प्रस्तावना प्रश्न उठाती हुई हो। मतलब लगे कि एकदम से आपने इतनी दमदारी से निबंध को स्टार्ट किया है, प्रस्तावना में इतनी दमदार है भूमिका। और देखिए एग्जामिनर निबंध आपका पूरा कभी नहीं पढ़ेगा, इतना समय नहीं उसके पास कि आपके 600 से 200 पूरा निबंध पढ़े, कभी सवाल ही नहीं उठता है। प्रस्तावना देखा, थोड़ा सा आगे बड़ा प्रसंग में आया और सीधे पहुंचा निष्कर्ष पर। राइटिंग वाइटिंग देखी, कैसे प्रेजेंट किए हो ये देखा, बीच बीच में वर्तनी वगैरह देख ली, ठीक है। एग्जामिनर इतना तेज होता है ना, और अनुभवी होता है, ठीक है, तो वो तुरंत चीजों को पकड़ लेता है, बस आपने कहां पर गलती की है, कहां पर आप सही है, और बस इतना देख करके वो आपके पूरे निबंध को स्कैन कर लेता है अपनी आंखों से, बस। और उसकी जो है माइंड में एकदम से एक मैसेज जाता है कि बस इस बच्चे को इतने नंबर दे दो, ठीक है, वही होता है, पूरा नहीं पढ़ता। तो इसलिए प्रस्तावना डिफरेंट डिफरेंट लिखिए। इस तीनों निबंध की प्रस्तावना एक जैसी ना हो कि तीनों बस स्टार्टिंग में शायरी मार दिए, ऐसा नहीं। इसी प्रकार एंडिंग भी हो बेहतरीन और डिफरेंट तरीके से आपको करनी चाहिए, ठीक है। चलिए प्रस्तावना हो गई।
ध्यान ये रखना है, चाहे प्रस्तावना हो चाहे अंदर हो, चीजों का दोहराव ना होने पाए। दोहराव से मतलब मेरा यहां पर यह है कि जैसे आपको 600 शब्दों में निबंध लिखना होता है ना, मान लो आप कोई प्राकृतिक आपदा, मान लो आप लिख रहे हैं भूकंप पर, ठीक है, निबंध लिख रहे हैं, या किसी पर भी टॉपिक, आप कोई टॉपिक ले लीजिए, ठीक है, 600 शब्द आपको लिखने होते हैं। अंत में क्या होता है ना कि हमारे पास जब 400-500 शब्द लिख लेते हैं, अंत में हमारे पास उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ बचता नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, बस जो पिछला वाला है ना, उसी को घुमा फिरा के लपेटते रहते हैं। शुद्ध भाषा में कहा जाए तो लपेटते रहते हैं। ये करना बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। मतलब आपके पास इतना शब्दों का भंडार उस टॉपिक के बारे में होना चाहिए। इसलिए मैंने जो निबंध आपको दिए है ना, वो 600 शब्दों में नहीं है, 700 शब्दों में नहीं है, हर निबंध 1000, 1200, 1500, 1800 इतने शब्दों में दिया है। क्यों? क्योंकि आपके पास वोकैब रहे, आपके पास शब्द भंडार रहे, शब्दों की कमी ना पड़े आपके पास। जब आप 1000, 1200 शब्द पढ़ करके जाएंगे, 800 शब्द पढ़ के जाएंगे, तो आप तब जाकर के आप 600 शब्द लिख पाएंगे। और आपने अगर 600 शब्दों का ही निबंध तैयार किया तो जरूर बात है कि 100, 150, 200 शब्द आपको भूलना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा तैयार करें, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजों को भी पढ़ के जाएं, जो भी टॉपिक हो, ठीक है। इसलिए कहीं पर भी दोहराव नहीं होना चाहिए। किसी क्या होता है कि बस जो चीजें पहले वाले निबंध में लिखी थी वही कुछ बातें दूसरे तीसरे निबंध में आ गई, ठीक है, हो जाता है। तो इस प्रकार का दोहराव क्षम्य नहीं है, नहीं होना चाहिए। अगला कह रहा है, हर वाक्य, हर पैराग्राफ में एक बात कहनी चाहिए। जो लोग अभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो लोग अच्छे से सुन लें। आप लोग जो कहानी भर लिखते हो, साफ साफ लिखा है कि हर वाक्य और हर पैराग्राफ में एक बात कहनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि मान लो कोई वाक्य है, ठीक है, 1 लाइन का 2 लाइन वाक्य, तो उसमें एक बात हो, दूसरा वाक्य हो, दूसरी बात हो, ठीक है। और जो बातें जो कही जा रही हैं, जो पैराग्राफ है, ठीक है, तो पैराग्राफ में सारी बातें उसी से संबंधित हों। जैसे अगर आप किसी का सकारात्मक प्रभाव बता रहे हैं, तो आपने पैरा बनाया, तो उस पैराग्राफ में, जो भी पैराग्राफ आपका है, 4 लाइन का, 6 लाइन का, 8 लाइन का, 10 लाइन का, उस पैराग्राफ में आपको सिर्फ सकारात्मक बातें ही डालनी है। फिर उस पैराग्राफ में नकारात्मक नहीं। जब नकारात्मक लिखना है तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में असुविधा महसूस ना हो। ध्यान रखना है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो कोई आपको बताता नहीं है, या फिर आपको पता नहीं होती हैं, या कोई समझाने वाला नहीं होता है, और जब आप ऐसी गलतियां करके परीक्षा में आते हैं तो नंबर बहुत कम मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि काश कोई समझाने वाला होता, तो ये जो चीजें हम आपको एक एक बता रहे हैं, एकदम बारीकी जो बता रहे हैं निबंध की, ये कोई नहीं बताएगा आपको। या तो लोगों को पता नहीं है, या फिर वो बताना नहीं चाहते, जो भी एक है। तो हर वाक्य और हर पैराग्राफ में एक बात कहनी चाहिए। निबंध से संदर्भित जितने भी आयाम हो सकते हैं, कमोबेश सबका जिक्र करने की कोशिश होनी चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष। ध्यान रहे, निबंध का मतलब होता है बैलेंस, चीजों को बैलेंस करना। कोई भी पक्ष हो, जैसे मैंने मनरेगा नाम लिया था या महिला सशक्तिकरण लीजिए, ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण है, विदेश नीति ले लीजिए आप, है ना, भारतीय लोकतंत्र ले लीजिए, चुनाव और भारतीय लोकतंत्र ले लीजिए, ठीक है। तो अगर उसके सबल पक्ष हैं तो दुर्बल पक्ष भी होंगे। हो सकता है कि सबल ज्यादा हो, दुर्बल कम हो, या दुर्बल ज्यादा हो, सबल कम, ये हो सकता है, लेकिन दोनों पक्ष जरूर होंगे। आपको भी यही करना है कि जितने भी आयाम हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, जितने भी आयाम हो सकते हैं, सारे डायमेंशन को खोल देना है, सब पर बात करनी है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इस बच्चे को, इस अभ्यर्थी को टॉपिक के बारे में बेहद समझ है, उसने हर तरह की बात की है, अच्छी बात भी कही है, खराब बात भी कही है, लेकिन चीजों को कैसे बैलेंस किया हुआ है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको सकारात्मक बातें ज्यादा करनी है और नकारात्मक बातें आपको कम करनी है। क्यों? क्योंकि निबंध हमेशा एक भविष्योन्मुखी होता है, भविष्य की राह दिखाता है, उसमें एक उम्मीद होती है, एक आशा की किरण होती है, जैसे बादलों में दिखती है।
इसलिए नकारात्मक पक्ष की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सकारात्मक पक्ष की तरफ आपको अधिक ध्यान देना है, तभी आपका निबंध अच्छा माना जाएगा। यानी पॉजिटिविटी आपके चीजों में दिखनी चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब जो है, जैसे वर्तमान में जो केंद्र में जिसकी सरकार है या राज्य में सरकार है, तो आप पता चले केंद्र सरकार की बुराई करना शुरू कर दिए, राज्य सरकार की बुराई करना शुरू कर दिए। एग्जामिनर ये चाहते नहीं है, एग्जामिनर आपका व्यू चाहता है, ठीक है। और जो प्रशासक होता है, जो प्रशासन है, तो प्रशासक है यानी कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, आप समझिएगा, वो सरकार के होते हैं। जो सरकार है आप उसी के हैं, अगली जो सरकार आएगी आप उसके हो जाएंगे, आप किसी पार्टी के नहीं है। इसलिए इसी पार्टी को ध्यान में रखते हुए आपको कोई बात नहीं कहनी है, राजनीतिक नहीं होना है, अपनी जो ईर्ष्या द्वेष की भावना है वो वहां पर नहीं दिखनी चाहिए। अंदर कुछ भी हो, निबंध में ये बातें आपको नहीं दिखानी है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। निबंध में सभी व्यक्तिगत वाक्य अर्थपूर्ण है या नहीं। इसमें कहा ना कि हर वाक्य हर पैराग्राफ में एक बात कहनी चाहिए। तो जो आप वाक्य लिख रहे हो, जो वाक्य लिख रहे हो, एक वाक्य आपने एक लाइन का दो लाइन का लिखा, तो उस वाक्य का कुछ अर्थ भी है कि बस ऐसे ही बोझ बढ़ाने के लिए डाल दिया भाई, कि मतलब यार शब्द कम पढ़ रहे थे चलो उसको भी लिख देते हैं। तो उस वाक्य का, हर वाक्य का, हर शब्द का एक अर्थ होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। अर्थपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करें, अर्थपूर्ण वाक्यों का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये बारीकी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रासंगिक सरकारी योजनाओं और नीतियों का जिक्र करें, ठीक है। जो भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, या कुछ नीतियां हैं सरकार की, पॉलिसीज है, सबका जिक्र करते हैं, कुछ भी छोड़े ना, भले ही शॉर्ट में करें, भले ही नाम आ जाए। मान लो बहुत सारी योजना, से मान लो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो अगर महिला सशक्तिकरण से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, कमोबेश सबका नाम आ जाना चाहिए एक बार, ठीक है। भले उन योजनाओं को आप विस्तारित ना कर पाए, उन योजनाओं को आप डिटेल में ना समझा पाए, लेकिन कम से कम नाम आ जाएगा तो एग्जामिनर लगेगा कि हाँ बच्चे को पूरी तरह से समझ है, उसने टॉपिक को अच्छे से समझा है और समझने के अनुसार ही वो देखो उसका उत्तर दे रहा है। वो ये भी सोच लेगा कि आपने सारी चीजों को, सारे बिंदुओं को, सारे डायमेंशन को टच किया है, लेकिन हो सकता है समय सीमा के चलते या फिर शब्द सीमा के चलते वह सारी चीजों को खोल ना पाया हो। एग्जामिनर समझ लेता है। अगर आपने सारी चीजों को छू लिया तो वो समझ जाएगा कि जो है बच्चे के पास या तो समय कम पड़ गया है या फिर शब्द कम पड़ गए हैं, इसलिए उसने निबंध को बांधा है, समेटा है और बहुत खोल नहीं पाया है। कोई इशू नहीं, वो समझ जाएगा, अच्छे नंबर देकर के जाएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण बातें अंडरलाइन करना ना भूलें, बिल्कुल। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक दिन मैं निबंध चेक कर रहा था अपने बैच में, जो मेंस का आंसर राइटिंग बैच है, वहां निबंध चेक कर रहा था। मतलब जैसे एक पूरा पेज लिखा हुआ है, तो एक पेज में कम से कम आधा पेज बच्चे ने अंडरलाइन कर दिया। फिर मैंने पन्ना पलटा, फिर वही हालत, मतलब इतना अंडरलाइन कि मैं ही अंडर हो गया। लेकिन आपको ध्यान यहां पर ये रखना है, जैसे परीक्षा में आप क्या करते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बेसिकली आप ब्लू पेन से लिखते हैं और डॉट पेन से लिखते हैं, ठीक। परीक्षा में हमेशा ब्लू डॉट पेन से लिखा जाता है, जेल पेन से मत लिखिए, क्योंकि जेल पेन से एक तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी, दूसरा जेल पेन अगर कॉपी में कहीं नमी या कुछ ऐसी आ जाती तो चैनल पूरा एकदम फैल जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि डॉट पेन से, बॉल पॉइंट से लिखें, बॉल पेन से आप लिखें, अच्छा हो, उसकी स्याही जो है गहरे कलर की हो, पेन की बहुत हल्के कलर की ना हो, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे पेन होंगे, थोड़ा सा मोटा चल रहा हो, और कभी भी नए पेन से नहीं लिखना चाहिए। मेंस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की मेंस हो, चाहे आरओ मेंस, कोई मेंस परीक्षा हो, कम से कम 3-4 पेन को नया ले लें जो मोटे चलते हो, और उनकी रिफिल को कम से कम 1/3 खर्च करता, सारे पेन को चला डालें, ऐसी रफ घिस डालें, या किसी को दे दे, भैया लिखो पेन, जब इसकी जो है 2/3 रिफिल बचे तो हमको वापस कर देना। उससे क्या होगा, उसका जो पॉइंट है ना स्मूथ हो जाएगा और आपकी राइटिंग और अच्छी सुंदर राइटिंग है, ठीक है। नए पेन से कभी मत लिखना, बहुत खराब, मतलब
दिक्कत हो जाएगी। मतलब एक तो पेन की स्पीड नहीं बन पाएगी, दूसरा राइटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। ठीक, तो ब्लू पेन से आप परीक्षा में लिखते हैं तो जो अंडरलाइन आप करें वो ब्लैक पेन से करें। ठीक है, ब्लैक पेन भी मोटा सा ले लें। मोटा मतलब वो जो सर्किल वो हमारे में गोले काले करने वाला उतना मोटा मत लिखिएगा भाई, बहुत मोटा हो जाएगा। ठीक है, उससे थोड़ा कम पतला हो, कम मोटा हो, है ना। तो ब्लू पेन से आप लिखते हैं तो कोशिश करें कि अंडरलाइन आप ब्लैक पेन से करें, रेड वेड से मत करिएगा। ठीक है, रेड से नहीं करना है, केवल दो प्रकार के पेन का इस्तेमाल करें, ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, ब्लू से लिखें, ब्लैक से अंडरलाइन करें। अंडरलाइन आवश्यकता अनुसार, जबरदस्ती का अंडरलाइन नहीं। आपको लगे कि हाँ ये बिंदु महत्वपूर्ण है, आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, आप इसको एग्जामिनर की नजर में लाना चाहते हैं, और उसकी जब नजर में आएगा तो वो इंप्रेस होगा, और वो किसी योजना का नाम आप लिख रहे, कुछ डेटा दे रहे, कुछ भी दे रहे हैं, ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कुछ भी लिख दिया बस अंडरलाइन मार दिया, नहीं, ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, तो अंडरलाइन जरूर करें। अगला, यदि कोई वर्तनी या व्याकरण संबंधी गलतियां हो तो उन्हें सुधारें। सुनिश्चित करें कि प्रश्न साफ और सुव्यवस्थित दिखे। ठीक है, जब निबंध आप पूरा लिख लें, जब निबंध लिख लें तो 5 मिनट का समय निकालिए उसके लिए, और एक बार सरसरी नजर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कभी कभी जल्दबाजी में कोई शब्द गलत लिख जाता है, ठीक है, तो उसको सही कर दें, और एकदम से बाकायदा सुव्यवस्थित तरीके से पेज एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छी कॉपी हो। देखिए, कुछ लोग पूछते ना कि सर क्या निबंध में या मेंस में राइटिंग का असर पड़ता है। कई बार बता चुका हूं, एक प्रेजेंटेशन नाम की चीज होती है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ये मायने रखता है। राइटिंग आपकी अगर अच्छी है, सुंदर राइटिंग है, एक बार कंटेंट आपका अगर थोड़ा सा वीक भी होगा तो चल जाएगा। मैं ही कॉपी चेक करता हूं, मतलब किसी किसी बच्चे की राइटिंग इतनी अच्छी है, मतलब देख देख के दिल खुश हो जाता है, मतलब मन करता है मतलब नंबर उड़े ही दो उस पर। ठीक है, वही हाल एग्जामिनर का होता है। साफ सुथरी चीजों के सब भूखे यार, साफ सफाई किसको पसंद नहीं होता, ये चाहे वो घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, कुछ भी हो, सबको साफ सफाई पसंद है। इसलिए एग्जामिनर भी चाहता है कि साफ सुथरी कॉपी हो। तो ध्यान रखना कि अगर कुछ व्याकरण संबंधी या वर्तनी संबंधी गलतियां हो गई हैं तो उनको सुधार लें, कॉपी में एकदम बहुत काट छांट ना करें, कटी पिटी कॉपी ना दिखे, आवश्यकता अनुसार चीजों को करें इधर से उधर, और कॉपी आपकी व्यवस्थित और साफ सुथरी स्वच्छ दिखनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में समझने में आसानी हो और आपको वो धांसू नंबर देके जाए, दमदार नंबर आपको देके जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट बिंदु जो आपको करना है, सकारात्मक निष्कर्ष के साथ अपने सुझाव भी प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि आगे चर्चा की गुंजाइश बनी रहे, परीक्षक को आप में भावी प्रशासक नजर आए। पता ही आपको कि निष्कर्ष यानी कि उपसंहार हमेशा ऐसा होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए। भविष्योन्मुखी का होता है जैसे कि आकाश में आशा की किरण, बादलों में एक आशा की किरण। इससे क्या होता है ना कि चर्चा कभी खत्म नहीं होती है। इट मीन्स अभी हम चर्चा करने चाहते हैं, अभी चर्चा की गुंजाइश है, अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई हैं, और इस तरह आपको जो है भविष्योन्मुखी बनाना है। इस तरह बातों को रखना है कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे में दम है और ये प्रशासक बनने के लायक है, लगना चाहिए उसको, इतने अच्छे से पूरी दम लगा दो। तो इस तरीके से आपको निष्कर्ष करना चाहिए। अब निष्कर्ष जो है कैसे अच्छा लिखा जाता है, या निबंध का समापन कैसे अच्छा किया जाता है, इस पर एक हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। समापन करने के भी कई तरीके हैं, ठीक है, और कई तरीके हैं, उन तरीकों पर हम बात करेंगे। ठीक है, निबंध का समापन कैसे करें, पूर्व उपसंहार कैसे लिखें, और अपने सुझाव भी प्रस्तुत करें यहां पर, अपने सुझाव। ठीक है, कि आपके उस टॉपिक के संबंध में क्या सुझाव है, इस पर भी आपको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, अपने कुछ व्यक्तिगत विचार देने चाहिए, क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या हो सकता है, ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए। ठीक है, और ये जो अपने सुझाव जो दिए जाते हैं वो पूर्व उपसंहार में दिए जाते हैं। ठीक है, और उपसंहार में सारे निबंध को समेटा जाता है कि कैसे आप उसको बाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, बाइंड अप करना आना बहुत जरूरी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा सेशन होगा समापन का, मतलब कि 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें मतलब 3-4 तरीके आपको बता देंगे कि निबंध को आप कैसे कैसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे काम करने आपको होंगे, कोई आपको करके देगा नहीं।
ठीक है। लेकिन मैंने आपको इतनी बेसिक, इतनी आधारभूत, इतनी मूलभूत बातें बता दी हैं कि अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आप निबंध में माहिर हो जाएंगे और बेहतर निबंध आप लिख के दिखाएंगे। एक बार करके देखिए, एक बार आप करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान इसी तरीके से निबंध पढ़ा था। मैंने ना तो कहीं निबंध की कोचिंग ली है, ना हिंदी कोचिंग ली थी, खुद से जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हरदेव वारी है, पीएल पांडे है और वासुदेव प्रसाद है, इन सारी बुक्स को कंटेंट मैंने जो है बहुत सारे सोर्सेज थे, योजना है, कुरुक्षेत्र है, साइंस रिपोर्टर है, जनसत्ता है और द हिंदू के हिंदी में जो एडिटोरियल मिल जाते थे वो, इसके बाद जो डेली समाचार पत्र आता है उसके एडिटोरियल आर्टिकल, ये सब इकट्ठे करते थे, इकट्ठा करके तब पढ़ते थे, कंटेंट निकालते थे, उसको तैयार करते थे, कंपाइल करते थे। तो मेहनत लगती है, लेकिन आपने अगर इस तरीके से 2-4 निबंध पर मेहनत कर ली तो आपको मजा आने लगेगा और निबंध जो है आप हर टॉपिक पर, कुछ भी टॉपिक आपको दे दिया जाए आप बड़े आराम से लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमें किन किन डायमेंशन पर किन किन चीजों पर काम करना है। लेकिन एक बार आपको उतरना पड़ेगा इस चीज, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का ये जो लेक्चर है, आज का सेशन है, आपको पसंद आया होगा और इससे आप कुछ अच्छी सीख लेते हुए बढ़िया निबंध लिखने का प्रयास करेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। और फिर मिलते हैं, इसका जो अगला पार्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वही करीब आपको 8 से 10 वीडियो की पूरी निबंध की सीरीज मिलेगी, सारी बातें हम लोग करेंगे। जैसे आपको दे दिया कि अच्छा निबंध पिछला वाला क्या होता है, फिर अच्छा निबंध कैसे लिखें हम, ठीक है। प्रस्तावना पर बात होगी, निबंध की फ्रेमिंग पर बात होगी, समापन पर बात होगी, स्रोत पर बात होगी, सारी चीजों पर बात होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।